नमस्कार। मैं ब्रह्मानंद चतुर्वेदी भूगोल विषय की अगली क्लास पाठ 3 जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि को लेकर एक बार फिर क्लास में उपस्थित हूँ। वर्तमान में राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाइयों की बढ़ती संख्या के कारण आज जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का जो अध्ययन है वो एक कठिन कार्य हो गया है। कहने का तात्पर्य है, बात आती है सबसे पहले अब जनसंख्या पर यदि हम फोकस करें तो जनसंख्या हमारे विश्व में एक ऐसा तत्व है जिसका अध्ययन करना यदि हम प्रारंभ करें तो इसके काफ़ी सारे तत्वों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा जनसंख्या की। अब जनसंख्या में सबसे पहले दो शब्द जो हम यहाँ पढ़ेंगे, पहला जो शब्द है वो हम पढ़ेंगे वितरण। जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, ये दो पारिभाषिक शब्द हमारे सामने ऐसे हैं, ये हमेशा समस्या पैदा करते हैं हमारे सामने। समझ में आना चाहिए कि वितरण क्या चीज़ है और घनत्व क्या चीज़ है। कहने का तात्पर्य जनसंख्या का जो वितरण है और जनसंख्या का जो घनत्व है ये दोनों कहने को अलग अलग हैं। लगता ऐसा है कि मानो दोनों की दोनों समान हो। वितरण एवं घनत्व ये विश्व की जनसंख्या ही नहीं, अपने राजस्थान, भारत, सभी प्रकार की जो जनसंख्या कोई सी भी पढ़ेंगे हम, उन सब में ये कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द हैं जिनका हमें अध्ययन होना जरूरी है। उसी के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि वितरण क्या होता है और घनत्व क्या होता है। देखिए, वितरण का एक मतलब है, वितरण जो चीज़ है वो वितरण होता है जनसंख्या का स्थानिक वितरण। कैसा होता है? स्थानिक वितरण। वो जनसंख्या का कैसा होता है? स्थानिक वितरण होता है। जबकि अपना जो दूसरा तत्व है वो जनसंख्या में वो आकार एवं क्षेत्रफल, आकार एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। जनसंख्या वितरण से तात्पर्य स्थानिक वितरण से है। स्थानिक वितरण को मैं एक अलग शब्दों से समझाऊं मैं आपको कि अर्थात वितरण में जनसंख्या की स्थिति गम पक्ष पर किस पर बल दिया जाता है? स्थिति गम पक्ष पर। स्थिति गम पक्ष पर जो सिचुएशन जो होती है उस पर बल देकर क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाता है। किसको स्पष्ट किया जाता है? क्षेत्रीय प्रतिरूप को। अब क्षेत्रीय प्रतिरूप का तात्पर्य क्या है? एक क्षेत्रीय प्रतिरूप का मतलब है किसी भी एक क्षेत्र को इकाई मानकर कहीं पर एक क्षेत्र में, माना कि एक प्रदेश है, इस प्रदेश में कुछ जनसंख्या यहाँ पाई जा रही है, कुछ जनसंख्या यहाँ है, कुछ जनसंख्या यहाँ है, और ये ऐसे करके इसमें जनसंख्या का एकाधिकार पाया जाता। अब इसको हम गौर से देखें इस मानचित्र को तो आप देखिए, एक वैसे ही बनाया मैं, इसको देखिए, इस क्षेत्र में जनसंख्या पाई जा रही है, इसमें पाई जा रही है, इसमें पाई जा रही है, और ये यहाँ इस क्षेत्र में पाई जाते। अब इसकी दशाएं चाहे कुछ भी हों पर इसका जो वितरण है वो कैसा है? असमान है। वितरण का शाब्दिक अर्थ यदि हम लें तो वितरण का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा एक तरह से जनसंख्या का फैलाव जो है वो है। कहने का तात्पर्य पारिभाषिक शब्द के रूप में जनसंख्या के वितरण में एक तो स्थानिक वितरण पर विशेष बल दिया जाता है और एक स्थिति गम पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है, जो किसको प्रतिरूप स्पष्ट करता है? क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट करता है। बात करें जनसंख्या घनत्व की, जबकि जनसंख्या घनत्व जो होता है वो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग इकाई। परिभाषा के रूप में बताऊंगा, प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है, लोगों की संख्या, वो जो संख्या होती है वो संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या का घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है वो संख्या ही। अब जनसंख्या घनत्व दो वितरण अपन की परिभाषाएं क्लियर हुई। वितरण एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, जनसंख्या वितरण जो है जनसंख्या के समूह का स्थानिक वितरण से तात्पर्य है। किसके तात्पर्य है? स्थानिक वितरण से, जिसमें मनुष्य क्या करता है? मनुष्य के धरातल पर स्थितिजन्य प्रारूप का बोध होता है, वो जनसंख्या वितरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है जनसंख्या के जिस पक्ष में मनुष्य के धरातल पर स्थितिजन्य प्रारूप
कौन से प्रारूप? स्थितिजन्य प्रारूप का बोध होता है वह जनसंख्या वितरण कहलाता है। जबकि प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है उस क्षेत्र का क्या कहलाएगी? जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। अब देखिए आगे इनकी तुलना करें हैं तो हम इसको तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन कर सकते हैं। अगला छोटा सा एक क्वेश्चन टाइप बिंदु है, इसी से रिलेट है। पहली बात कि मानव एक संसाधन माना गया है। इस जनसंख्या वाले पाठ में मानव स्वयं एक संसाधन है। क्या है? मानव स्वयं एक संसाधन है। ये एक प्रश्न रूप में बनता है, इसको प्रश्न के रूप में ही समझना चाहिए हमें कि मानव स्वयं एक संसाधन है। क्यों? हम जनरल रूप में, सामान्य रूप में यदि समझें तो संसाधन क्या है? अर्थात वे पृथ्वी पर व्याप्त वे साधन जो मनुष्य की किसी न किसी रूप में आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। किसी न किसी रूप में क्या करते हैं? आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? आवश्यकता की पूर्ति करते हैं किसी न किसी रूप में। जो साधन वो क्या कहलाएंगे? हमारे लिए संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संसाधन। अब यहाँ हम संसाधन नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं कि मानव स्वयं एक संसाधन है। क्यों? तो इसलिए जनसंख्या के संदर्भ में हमको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मानव भूगोल में मानव का केंद्रीय स्थान है। समझ लीजिए एक बार, मानव जो है इसका कैसा स्थान है? केंद्रीय स्थान है। कैसा स्थान है? केंद्रीय स्थान। जैसा कि पिछली यूनिटों में बताया था मैंने, मानव का जो है वो केंद्रीय स्थान है, और केंद्रीय स्थान होने के कारण मानव अपने प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का, कैसे वातावरण का? सांस्कृतिक वातावरण का, सांस्कृतिक वातावरण का स्वयं निर्माण करता है। क्या करता है? स्वयं निर्माण करता है। सबसे पहला क्या करेगा? वो निर्माण करेगा, और निर्माण करने के बाद में उसका वो क्या करेगा? उपयोग करेगा। क्या करेगा? उपयोग करेगा। उपयोग करने के बाद जब उसे अनुभव होगा या महसूस होगा तब वो क्या करेगा? उसमें परिवर्तन करेगा। कौन करेगा? मानव। ऐसे ही मानव जो है वो क्या करता है? पृथ्वी पर जो व्याप्त जितने भी संसाधन हैं, क्या हैं? संसाधन। वो प्राकृतिक रूप में है। किस रूप में है? प्राकृतिक रूप में। ये जितने भी व्याप्त पृथ्वी पर संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप में हैं, वो मनुष्य के लिए क्या का निर्माण करते हैं? संस्कृति का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संस्कृति का निर्माण करते हैं। अब संस्कृति का निर्माण देखिए, सफ़र कहाँ से चला था कि मानव स्वयं का, मानव का केंद्रीय स्थान है मानव भूगोल के अंदर, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, स्वयं निर्माण करता है, फिर उसका उपयोग करता है। जब उसे आवश्यक लगे तब वो परिवर्तन करता है, और पृथ्वी पर व्याप्त जितने भी संसाधन हैं प्राकृतिक रूप में, उन सबको संस्कृति के निर्माण में वो सहयोग लेता है। कहने का तात्पर्य है जितने भी प्रकार के ये तत्व साधन पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इन सबको मानव ही कौन करता है? उपयोग के योग्य कौन बनाता है? उपयोग के योग्य सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? मानव। कहने का तात्पर्य है, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव भूगोल का विषय हम पढ़ रहे हैं, तो मानव भूगोल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वो जो है प्रकृति से संबंध जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो किसके होता है? मानव का। अतः मानव प्रकृति से प्राप्त विभिन्न साधनों को एक प्रकार से उनको संसाधन बनाने में योगदान देता है। साधन और संसाधन दोनों अलग अलग होते हैं। साधन को संसाधन बनाने में योगदान सबसे ज़्यादा किसका रहता है? मानव का रहता है। इस कारण से मानव स्वयं एक संसाधन है। परीक्षा में प्रश्न भी आता है, मानव एक स्वयं संसाधन है क्यों, या फिर मानव को संसाधन क्यों माना गया है, स्पष्ट कीजिए। और मानव स्वयं एक संसाधन है क्यों, इस प्रकार इस प्रश्न की व्याख्या भी हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब इसका एक छोटा सा बिंदु आता है, जनसंख्या के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं इसको। तो पृथ्वी पर जनसंख्या का जो वितरण है, पृथ्वी पर जो जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा पाया जाता है? असमान रूप में पाया जाता है। आप सबको पता होगा, अभी असमान रूप का मैंने बताया था वितरण का मतलब वही जनसंख्या का फैलाव, स्थानिक प्रारूप। जैसे आप देख लीजिए, सपोज करिए पृथ्वी का हम ये एक छोटा सा मानचित्र में बनाता हूँ, इसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। सपोज करिए पृथ्वी का ये एक प्रतिरूप है मॉडल, इसके यहाँ ये उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है।
अब अधिकांशतः विश्व की जो जनसंख्या है वो अधिकांशतः सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? लगभग 80 से 90% के बीच जनसंख्या जो है अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें स्थल भाग का प्रतिशत ज़्यादा है। यहाँ किसका भाग ज़्यादा है? जल भाग का प्रतिशत ज़्यादा है। तो जनसंख्या यहाँ लगभग कम पाई जाती है, 15 से 20% के मध्य जनसंख्या पाई जाती है। अब 2013 के आंकड़ों की बात करें तो देखा जाए तो वितरण का जो है यहाँ पूरे विश्व में कैसा है? वितरण असमान है। कैसा है? असमान। यहाँ भी समान नहीं है, स्थल भाग पर भी समान नहीं है। कहीं जनसंख्या कम, कहीं अधिक, तो कहीं बिल्कुल ही कम, तो कहीं बिल्कुल भी अधिक। कहने का तात्पर्य है विश्व की 80% जनसंख्या, ध्यान रखें, एक छोटे से शब्द की ओर ध्यान दें, विश्व की 80% जो जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है? मात्र 20% क्षेत्रफल पर। कहाँ पाई जाती है? 20% क्षेत्रफल पर। क्यों? क्योंकि 20% क्षेत्रफल ही रहने के लायक है ढंग से, जहाँ मानव अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति, अनुकूल जलवायु दशाएं, विभिन्न प्रकार की जो उनकी स्थितियाँ वो आसानी से पाई जाती हैं 20% क्षेत्रफल। और कुछ क्षेत्रफल ऐसा है, 80% क्षेत्र ऐसा है जो विषम परिस्थितियों के कारण मात्र और मात्र वहाँ कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 20% जनसंख्या पाई जाती है। इस कारण से पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान है, समान नहीं है, कहने का तात्पर्य है। तो ये आपका अगला छोटा सा बिंदु था। अब वर्तमान में सन 2013 के आंकड़े आपकी पुस्तकों के अनुसार देखिए, विश्व की जनसंख्या लगभग 714 करोड़ हो गई है। 2013 के आंकड़ों की बात करें हम तो 714 करोड़ जनसंख्या हो गई है, जो लगभग पृथ्वी के 13.6 करोड़ वर्ग, पृथ्वी के 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थल क्षेत्र पर, किस पर? स्थल क्षेत्र पर कैसे रूप में है? अत्यंत असमान रूप में, अत्यंत असमान रूप में फैली हुई है जनसंख्या। ये जनसंख्या का छोटा सा एक प्रतिरूप मैंने बताया। अब अगला जो हमारा मुख्य बिंदु है वो, अब हम जनसंख्या का असमान वितरण एक विश्व के पूरे प्रारूप की रचना करेंगे। विश्व के प्रारूप को एक केंद्र में मानकर हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो उसमें देखिए, विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान वितरण का प्रतिरूप है। कैसा है? असमान वितरण का प्रतिरूप। किसका प्रतिरूप है? असमान वितरण का प्रतिरूप है। अब जो असमान वितरण का प्रतिरूप है वो देखिए आप यहाँ पे, वो कुछ 6-7 बिंदुओं के माध्यम से मैंने समझाया है यहाँ पर कि विश्व में जो जनसंख्या है, विश्व जनसंख्या का असमान वितरण का प्रतिरूप। कहने का तात्पर्य है विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान रूप में किस प्रकार पाया जाता है, क्या स्थिति है उसकी अभी वर्तमान में। ध्यान रखिए छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से। सबसे पहली बात ध्यान रखें कि विश्व पृथ्वी पर 2/3 जो जनसंख्या है वो पृथ्वी के लगभग 14% भाग पर पाई जाती है। किस पर पाई जाती है? 14% भाग पर। 2/3 जनसंख्या, 2/3 को आप लगा लीजिए, लगभग कितना हो गया? 66% के लगभग। तो आपकी 14% भाग पर निवास करती है। अगले बिंदु की तरफ बढ़ें तो आपको पता होगा विश्व का 2/3 जो क्षेत्र है वो प्राय निर्जन है। कैसा है? निर्जन है, अर्थात वहाँ कोई भी नाम मात्र के लोग रहते हैं बिल्कुल। और 90% भूभाग जो है उस पर 10% जनसंख्या ही पाई जाती है। ये जो 90% पर मात्र 10% जनसंख्या पाई जाती है। और 10% स्थलीय भाग ऐसा है, इस 10% स्थलीय भाग पर लगभग 90% जनसंख्या पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है विश्व में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है, असमान है। और गोलार्धों की यदि बात की जाए, गोलार्धों में आप देख लीजिए, मैंने अभी पहले ही बताया चित्र के माध्यम से, उत्तरी गोलार्ध जो है वो हमारा स्थल गोलार्ध है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या लगभग 85 से 90% के लगभग जनसंख्या पाई जाती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो है, दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या लगभग 10 से 15% के बीच जनसंख्या पाई जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। अब बात आती है महाद्वीपों की दृष्टि से। यदि देखा, ये तो मैंने बताया गोलार्ध के हिसाब से। यदि महाद्वीपों के हिसाब से मैं बताऊं आपको तो महाद्वीपों में आपका एशिया, यूरोप, ये 2 ऐसे महाद्वीप हैं जहां विश्व की 3/4 अर्थात 75% जनसंख्या पाई जाती है इन दोनों महाद्वीप में। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ ऐसी जलवायु दशाएं हैं जो मानव सबसे ज़्यादा वहाँ निवास करता है। इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा 60% आपके एशिया में पाई जाती है जनसंख्या।
अब मैं इसी को महाद्वीप के अलावा पहले गोलार्ध से देखा, महाद्वीपों के हिसाब से देखा। अब आप देखिए अक्षांशों की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश, 2 अक्षांश ऐसे के बीच में है। आप देख लीजिए भूमध्य रेखा से ऊपर 20 डिग्री, 0 से 20 के बीच का छोड़ दीजिए, 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की ही बात कर रहा हूँ, वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। लगभग मध्य में 80% जनसंख्या रहती है विश्व की, 80%। ये अक्षांशों की दृष्टि से है। तीसरा 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में लगभग 80% जनसंख्या आपकी निवास करती है। ये था अक्षांश की दृष्टि से। यदि महाद्वीपों की सिचुएशन की दृष्टि से मैं आपको बताऊं तो उसमें देख लीजिए महाद्वीपों का जो जनसंख्या का लगभग 75% भाग है। कौन सा भाग है? 75% जो भाग है जनसंख्या का, वो महाद्वीपों के किनारों की ओर बसा हुआ है। आपको मैं छोटा सा एक मानचित्र बना के बताता हूँ कि देखिए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका इधर यूरोप है, और ये आपका इधर एशिया का जो है थोड़ा सा हिस्सा बना रहा हूँ मैं, यहाँ ये अफ्रीका का है, और यहाँ इधर इसी में भारत, और इधर यहाँ के ऑस्ट्रेलिया को छोटे मोटे द्वीप हैं। ये एक छोटा सा एक मानक चित्र के माध्यम से बताया मैंने। इस चित्र में देखिए आप गौर से कि इस जो भी आपको गोलार्ध ये सब दिख रहा है, इसमें अपने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और आपका यूरोप है, और ये आपका अफ्रीका है, और ये आपका एशिया है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। इन सब महाद्वीपों में आप देखिए जो अधिकांशतः केंद्र स्तर हैं, भारी स्तर हैं, किनारों पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? किनारों पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई। उसका पाए जाने का कारण अनुकूल भौगोलिक दशाएं देख लीजिए, या जल है, सभ्यताओं की स्थिति है, वो सारी चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस कारण से केंद्र स्थान में जनसंख्या कैसी पाई जाती है? केंद्र में कम और किनारों पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है महाद्वीपों में। प्रत्येक महाद्वीप को उठाकर देख लीजिए, ऐसा ही अधिकांशतः कि तटों पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और आपका उत्तरी गोलार्ध में यहाँ बीच में अपन के जो 0 डिग्री है, यहाँ से 20 से लेकर और 60 के लगभग, 60 से ऊपर थोड़ा 90 वैसा जनशून्य है, कम है, जनसंख्या तो पाई जाती है पर कम पाई जाती है। सबसे ज़्यादा 20 से लेकर और 60 डिग्री के बीच में, किससे बीच में? 20 से 60 डिग्री के बीच में जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और महाद्वीपों की दृष्टि से अभी जो मैंने सिचुएशन के हिसाब से बताया, उस सिचुएशन के हिसाब से महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्र कह लो आप, थोड़ा मध्य में कहने का मतलब कम पाई जाएगी। मध्य में कैसी पाई जाएगी? कम जनसंख्या पाई जाएगी। तो ये आपके महाद्वीपों की स्थिति के हिसाब से देख लिया है। अब देखिए आप एक समुद्र तल की दृष्टि से यदि मैं समझाऊँ आपको, तो समुद्र तल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो सागर का जो तल होता है, समुद्र तल आपने सुना होगा, उससे 500 मीटर ऊंचाई के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है, आवास की दृष्टि से अच्छा है। सागर तल, समुद्र तल तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई सबसे ज़्यादा मायने रखती है मनुष्य के निवास करने के लिए। कहने का तात्पर्य है मानव ऐसे क्षेत्रों का निवास करने के लिए चुनाव करता है जहाँ उसको सबसे इम्पोर्टेंट क्या मिले? अनुकूल भौगोलिक दशाएं। क्या मिले? अनुकूल भौगोलिक दशाएं। वहीं मानव निवास करने लग जाएगा। इन अभी जो मैंने जितने भी तथ्य बताए हैं 6-7, वो असमान वितरण के प्रारूप हैं। कहने का तात्पर्य है विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों पाया जाता है, उसका कारण मैंने बताया, कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब इन तथ्यों से ये बात तो स्पष्ट है कि विश्व के जो बड़े बड़े भूभाग हैं वो उनमें जनसंख्या कैसी पाई जाती है? विरल। बड़े भूभागों में, किनमें? बड़े भूभागों में तो पाई जाती है विरल। विरल का मतलब फैली हुई। और जो छोटे भूभाग हैं उन छोटे भूभागों पर जनसंख्या कैसी पाई जाती है? सघन, क्योंकि वहाँ अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। क्या हैं? अनुकूल भौगोलिक दशाएं वहाँ। जबकि विरल क्षेत्रों में अनुकूल भौगोलिक दशाएं नहीं होने के कारण जनसंख्या कैसी पाई जाती है? विरल पाई जाती है। तो ये हमारा आज प्रथम टॉपिक, थोड़ा सा इस पाठ नंबर 3 का मैंने आज समझाया आपको, जिसमें जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि वाली एक यूनिट है, मानव भूगोल की तृतीय यूनिट, जिसमें हमने ये वितरण घनत्व और असमान प्रतिरूप पढ़े। आपके समझ आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार 2-3 बार देखिए, लगभग ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अगले इसी यूनिट का छोटा सा अगला टॉपिक जो है विश्व जनसंख्या का वितरण और उसके छोटे भाग हैं, उनके जन समूह हैं, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।